चुनौती और बीरबल की अदृश्य आग, न्याय की एक दास्तान। प्रस्तावना: आगरे की ठंडी रात। सर्दियों के दिन थे। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा कोहरे की घनी चादर में लिपटी हुई थी। यमुना नदी का पानी इतना ठंडा था कि उसे छूते ही उंगलियां सुन्न हो जाती थीं। हवाएं किसी अदृश्य कोड़े की तरह बदन पर लगती थीं। ऐसे ही एक दिन बादशाह अकबर और उनके सबसे प्रिय नवरत्न बीरबल शाही बाग में टहल रहे थे। बादशाह अकबर अपने गर्म मखमली लबादे में लिपटे हुए थे, फिर भी ठंड का असर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उन्होंने यमुना के ठंडे पानी की ओर देखा और अनायास ही उनके मन में एक विचार आया। बीरबल, अकबर ने अपनी शॉल को कसते हुए कहा, देखो प्रकृति कितनी कठोर हो सकती है। ये पानी अभी बर्फ जैसा है। क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी जरूरतमंद क्यों ना हो, इस बर्फीले पानी में पूरी रात खड़ा रह सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, इंसान की मजबूरी और पेट की आग उसे कुछ भी करने पर मजबूर कर सकती है। अगर जरूरत बड़ी हो तो इंसान प्रकृति की हर चुनौती का सामना कर सकता है। अकबर को यह बात जमी नहीं। उन्होंने कहा, मैं ये नहीं मानता। शरीर की अपनी सीमाएं होती हैं। इस ठंड में तो खून भी जम जाए। मुझे नहीं लगता कि कोई धन के लालच में भी अपने प्राणों को इस तरह संकट में डालेगा। बीरबल ने कहा, महाराज, आप इंसान की इच्छा शक्ति को कम आंक रहे हैं। अकबर ने चुनौती देते हुए कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लाओ जो इस कड़ाके की ठंड में बिना किसी कपड़ों के यमुना के पानी में गले तक डूबकर पूरी रात बिता सके, तो मैं उसे 1000 सोने की मोहरें इनाम में दूंगा। भाग 1, गरीब की मजबूरी। अगले दिन पूरे आगरा शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया। शाही फरमान सुनाया गया कि जो कोई भी यमुना के ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहेगा, उसे बादशाह की तरफ से भारी इनाम दिया जाएगा। ज्यादातर लोगों ने इसे मौत का बुलावा समझा। कौन चंद सिक्कों के लिए अपनी जान गंवाना चाहेगा? लेकिन शहर के एक कोने में एक बेहद गरीब ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम रामदत्त था। रामदत्त का परिवार दाने दाने को मोहताज था। उसकी बेटी विवाह योग्य थी, लेकिन धन के अभाव में उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा था। उसकी पत्नी बीमार थी और इलाज के लिए फूटी कौड़ी न थी। जब रामदत्त ने इस घोषणा के बारे में सुना तो उसने सोचा, वैसे भी गरीबी हमें मार ही रही है। अगर मैं ये चुनौती जीत गया तो मेरे परिवार का जीवन संवर जाएगा, और अगर मैं मर भी गया तो कम से कम एक प्रयास करते हुए मरूंगा। रामदत्त बीरबल के पास पहुंचा और चुनौती स्वीकार करने की इच्छा जताई। बीरबल ने उसे खतरे के बारे में समझाया, लेकिन रामदत्त का निश्चय अटल था। भाग 2, परीक्षा की रात। वो रात साल की सबसे ठंडी रात थी। आसमान में तारे ठिठुरते हुए प्रतीत हो रहे थे। शाही पहरेदारों की निगरानी में रामदत्त यमुना में उतरा। पानी हड्डी गलाने वाला ठंडा था। पहले ही क्षण में उसे लगा कि उसका दिल धड़कना बंद कर देगा। उसका शरीर कांपने लगा, दांत किटकिटाने लगे। किनारे पर पहरेदार मोटे कंबलों में लिपटे अलाव के पास बैठे थे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि रामदत्त पानी से बाहर ना आए और ना ही किसी आग का सहारा ले। रामदत्त ने अपनी आंखें बंद की और ईश्वर का स्मरण किया। समय रेंग रेंग कर बीत रहा था। एक पहर बीता, फिर दूसरा। रामदत्त का शरीर सुन्न पड़ चुका था। उसे लगा कि अब वो बेहोश हो जाएगा। तभी उसकी नजर दूर, बहुत दूर, शाही महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर टिमटिमाते हुए एक दीपक पर पड़ी। महल की छत पर एक छोटा सा दिया जल रहा था। उस घने अंधेरे और कोहरे में वो रोशनी की एक बारीक किरण जैसा था। रामदत्त ने अपना पूरा ध्यान उस दिए पर केंद्रित कर दिया। उसने मन ही मन सोचा, वो दिया मेरे बादशाह का है, वो उम्मीद की रोशनी है। वो उस दिए को एकटक देखता रहा, अपने मन को शरीर की पीड़ा से हटाकर उस ज्योति पर लगा दिया। इसी तरह उस दिए को देखते देखते रात कट गई। सुबह की किरणें फूटने लगीं। रामदत्त जीवित था। वो पानी से बाहर निकला। उसका शरीर नीला पड़ चुका था, लेकिन वो जीत चुका था। भाग 3, दरबार में अन्याय। अगली सुबह रामदत्त कांपते हुए बादशाह अकबर के दरबार में पेश हुआ। बीरबल भी वहीं मौजूद थे। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम सचमुच पूरी रात उस बर्फीले पानी में खड़े रहे? पहरेदारों ने गवाही दी, जी जहांपनाह, ये आदमी पूरी रात पानी में था और एक पल के लिए भी बाहर नहीं आया। अकबर ने रामदत्त से पूछा, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति थी? तुम इस जानलेवा ठंड में कैसे जीवित बचे? भोले भाले रामदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे पास कोई शक्ति नहीं थी। बस आपके महल की छत पर एक दिया जल रहा था।
मैं पूरी रात उस दिए को देखता रहा और उसी के सहारे मैंने ये रात काट ली। ये सुनते ही अकबर का चेहरा बदल गया। उन्होंने गुस्से से कहा, तो ये बात है, तुमने धोखा किया है। रामदत्त घबरा गया। धोखा? नहीं सरकार, मैंने कोई धोखा नहीं किया। अकबर ने कड़कड़ाती आवाज में कहा, तुमने महल के दिए की गर्मी से खुद को गर्म रखा। उस दिए की आग ने तुम्हें ठंड से बचाया, इसीलिए तुम जीवित हो। ये शर्त का उल्लंघन है, तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। चले जाओ यहां से। दरबार में सन्नाटा छा गया। रामदत्त रोता गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन बादशाह ने उसकी एक ना सुनी। उसे खाली हाथ वापस भेज दिया गया। बीरबल को ये देखकर बहुत दुख हुआ। वो जानते थे कि ये घोर अन्याय है। महल का दिया नदी से मीलों दूर था। उसकी गर्मी वहां तक पहुंचना तो दूर, उसकी रोशनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी। ये वैज्ञानिक रूप से असंभव था, लेकिन उस वक्त बादशाह के गुस्से के सामने बोलना उचित नहीं था। बीरबल चुप रहे, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि इस गरीब को न्याय दिलाकर रहेंगे। भाग 4, बीरबल की अनुपस्थिति। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को लगा शायद कोई काम होगा, लेकिन दूसरे दिन भी बीरबल नदारत रहे और तीसरे दिन भी। अकबर का मन बीरबल के बिना नहीं लगता था। उन्होंने एक संदेशवाहक को बीरबल के घर भेजा। संदेशवाहक ने वापस आकर बताया, जहां पनाह, बीरबल ने कहा है कि वे एक विशेष प्रकार की खिचड़ी पका रहे हैं। जब तक वो पक नहीं जाती वे दरबार में नहीं आ सकते। अकबर को हंसी आ गई। उन्होंने सोचा, ऐसी कौन सी खिचड़ी है जिसे पकने में कई दिन लग रहे हैं। कुछ दिन और बीत गए। अब अकबर की जिज्ञासा और सब्र दोनों का बांध टूटने लगा। उन्होंने सोचा कि बीरबल जरूर कोई बहाना बना रहे हैं। बादशाह ने खुद बीरबल के घर जाकर देखने का फैसला किया। भाग 5, बिना आग का खाना, बीरबल की खिचड़ी। बादशाह अकबर अपने कुछ मंत्रियों के साथ बीरबल के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि बीरबल अपने बगीचे में आराम से एक खाट पर लेटे हैं, लेकिन वहां का नजारा अजीबोगरीब था। जमीन पर थोड़ी सी आग जल रही थी। उस आग के चारों ओर 3 बहुत लंबे बांस गाड़े गए थे, जो कम से कम 10-15 फीट ऊंचे थे। उन बांसों के ऊपरी सिरे पर एक हांडी, मिट्टी का बर्तन, लटकी हुई थी। उस हांडी में चावल, दाल और पानी था। आग जमीन पर थी और हांडी उससे 15 फीट ऊपर हवा में झूल रही थी। अकबर ने यह देखा और जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी रुकी नहीं रही थी। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं तुम्हें बुद्धिमान समझता था, लेकिन तुम तो मूर्खों जैसी हरकत कर रहे हो। ये क्या तमाशा है? बीरबल ने उठकर अदब से सलाम किया और भोलेपन से पूछा, क्या हुआ जहांपना? मैं खिचड़ी पका रहा हूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, अरे नादान, आग नीचे जमीन पर है और हांडी आसमान में। इतनी दूर से आग की तपिश हांडी तक कैसे पहुंचेगी? ये खिचड़ी तो कयामत तक नहीं पकेगी। भाग 6, न्याय का प्रहार। बीरबल ने गंभीरता ओढ़ ली। उनकी आंखों में एक चमक थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, गुस्ताखी माफ हो जहांपना, लेकिन ये खिचड़ी जरूर पकेगी। अकबर ने झुंझलाते हुए कहा, कैसे पकेगी? ये असंभव है, भौतिकी के नियमों के खिलाफ है। बीरबल ने तब अपनी निर्णायक चाल चली। उन्होंने बादशाह की आंखों में देखते हुए कहा, महाराज, अगर मीलों दूर महल की छत पर जलने वाले एक छोटे से दिए की गर्मी यमुना नदी में खड़े ब्राह्मण को गर्म कर सकती है, तो यहां तो आग और हांडी के बीच केवल 15 फीट की दूरी है। मेरी खिचड़ी तो जरूर पक जानी चाहिए। बीरबल के ये शब्द तीर की तरह अकबर के दिल में चुभे। बादशाह का हंसी से भरा चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्हें उस गरीब ब्राह्मण रामदत्त का चेहरा याद आ गया, जिसे उन्होंने ये कहकर भगा दिया था कि उसने दिए की गर्मी ली है। अकबर को अपनी गलती का एहसास बिजली की कौंध की तरह हुआ। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल ने ये सारा स्वांग उन्हें आईना दिखाने के लिए रचा था। बीरबल ने बिना आग के खाना पकाने, यानी दूर की आग से पकाने का ये नाटक करके बादशाह के तर्क को ही काट दिया था। उपसंहार, सच्चा न्याय। अकबर की आंखों में शर्मिंदगी थी, लेकिन साथ ही बीरबल के प्रति सम्मान भी। उन्होंने आगे बढ़कर बीरबल को गले लगा लिया। मैं समझ गया बीरबल, अकबर ने कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने उस गरीब के साथ अन्याय किया था। तुम्हारी ये खिचड़ी ने मुझे शासन का एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया है कि तर्क का उपयोग न्याय के लिए होना चाहिए, कंजूसी या अन्याय को छिपाने के लिए नहीं। बादशाह ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि ब्राह्मण रामदत्त को ससम्मान दरबार में लाया जाए।
अगले दिन दरबार सजा। रामदत्त को बुलाया गया। बादशाह अकबर ने अपने सिंहासन से उतरकर रामदत्त से माफी मांगी। उन्होंने कहा, तुम्हारी तपस्या और साहस का कोई मोल नहीं है, लेकिन फिर भी वादे के मुताबिक ये तुम्हारा इनाम है। बादशाह ने उसे 1000 नहीं बल्कि 2000 सोने की मोहरें दी। इसके अलावा बीरबल की बुद्धिमानी से खुश होकर उन्हें भी बहुमूल्य उपहार दिए। सीख: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धि बल से बड़ी होती है। बीरबल ने बिना बहस किए केवल अपनी युक्ति से बादशाह को उनकी गलती का एहसास करा दिया। न्याय सर्वोपरि है। शासक या अधिकारी को हमेशा तार्किक और संवेदनशील होना चाहिए। दृढ़ निश्चय: जैसे रामदत्त ने एक दिए की उम्मीद पर रात काट ली, वैसे ही उम्मीद और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके इंसान कठिन से कठिन परिस्थितियों को पार कर सकता है। ये रही उसी कहानी के आगे की दास्तान। बीरबल की बुद्धिमानी और इनाम मिलने की घटना ने जहां बीरबल का कद बढ़ाया, वहीं दरबार के कुछ जलनखोर दरबारी इससे खुश नहीं थे। यहीं से शुरू होती है एक नई और रोमांचक कहानी, बीरबल की स्वर्ग यात्रा, एक गहरी साजिश। भाग 1, ईर्ष्या की आग। खिचड़ी वाले किस्से के बाद जब बादशाह अकबर ने बीरबल को ढेरों इनाम और जागीरें दीं, तो दरबारियों के सीने पर सांप लौटने लगे। इनमें सबसे ज्यादा जलन शाही हज्जाम, नाई और एक वजीर को थी, जो हमेशा बीरबल की जगह लेना चाहता था। दोनों ने मिलकर सोचा, जब तक बीरबल जिंदा है, बादशाह की नजरों में हमारी कोई अहमियत नहीं होगी। बीरबल को रास्ते से हटाना ही होगा। काफी सोच विचार के बाद शाही हज्जाम ने एक बेहद खौफनाक योजना बनाई। चूंकि वो बादशाह के सबसे करीब रहता था, बाल काटते समय उसने बादशाह के कान भरने का फैसला किया। भाग 2, बादशाह का अजीब फरमान। एक सुबह जब हज्जाम बादशाह अकबर की हज्जामत बना रहा था, उसने बहुत उदास चेहरा बना लिया। अकबर ने आईने में देखा और पूछा, क्या बात है, आज तुम बहुत गुमसुम लग रहे हो। हज्जाम ने डरते हुए कहा, जहांपना, कल रात मैंने एक सपना देखा। आपके वालिद मरहूम बादशाह हुमायूं मेरे सपने में आए थे। अकबर एकदम सीधे हो गए। क्या? अब्बा हुजूर सपने में आए थे? उन्होंने क्या कहा? क्या वे स्वर्ग में खुश हैं? हजाम ने अपनी चाल चली। सरकार, वे स्वर्ग में बहुत खुश हैं, लेकिन उन्हें वहां एक कमी खल रही है। उन्हें वहां कोई किस्से कहानियां सुनाने वाला और हंसाने वाला नहीं मिलता। वे बहुत बोर हो रहे हैं। उन्होंने फरमाइश की है कि आप अपने सबसे चतुर और मनोरंजक दरबारी को कुछ दिनों के लिए स्वर्ग भेज दें, ताकि उनका मन बहल सके। अकबर अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे। भावुकता में उनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया। उन्होंने सोचा, बीरबल से बेहतर और कौन हो सकता है। अकबर ने तुरंत दरबार लगवाया और बीरबल को बुलाया। बादशाह ने कहा, बीरबल, मेरे पिता स्वर्ग में अकेलेपन से परेशान हैं। मैं चाहता हूं कि तुम स्वर्ग जाओ और उन्हें लतीफे सुनाकर खुश करो। बीरबल समझ गए कि यह मौत का फरमान है। स्वर्ग जाने का मतलब है मरना। उन्होंने चारों तरफ देखा। हजाम और जलनखोर वजीर के चेहरों पर एक कुटिल मुस्कान थी। बीरबल समझ गए कि यह इन्हीं की साजिश है। भाग 3, बीरबल की शर्त। बीरबल घबराए नहीं। उन्होंने शांत भाव से कहा, जहांपना, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आपके पूर्वजों की सेवा कर सकूं। मैं स्वर्ग जाने को तैयार हूं। हज्जाम और वजीर की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्हें लगा शिकार जाल में फंस गया। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन जहांपना, स्वर्ग का सफर लंबा है और मुझे तैयारी करनी होगी। साथ ही मैं चाहता हूं कि मुझे जिंदा ही जलाया जाए, ताकि मैं सदैव स्वर्ग पहुंच सकूं। इसके लिए मुझे एक खास जगह पर चिता तैयार करवानी होगी और मुझे 1 महीने का वक्त चाहिए। अकबर ने कहा, मंजूर है, तुम्हें जो चाहिए खजाने से ले लो। भाग 4, सुरंग का रहस्य। बीरबल ने अपने घर के पास एक खुला मैदान चुना। उसने वहां दिखावे के लिए एक बड़ी चिता तैयार करवाई। लेकिन उस 1 महीने के दौरान बीरबल ने अपने वफादार मजदूरों को लगाकर उस चिता के ठीक नीचे से अपने घर के एक कमरे तक एक लंबी और सुरक्षित सुरंग खुदवा ली। सुरंग का मुंह चिता के नीचे खुलता था, जिसे लकड़ियों से ऐसे ढका गया था कि किसी को पता न चले। तय दिन आया। पूरा शहर इकट्ठा हो गया। हजाम और वजीर सबसे आगे खड़े थे, अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए। बीरबल चिता पर बैठे। लकड़ियों में आग लगा दी गई।
जैसे ही धुआं और लपटें उठीं, बीरबल चतुराई से नीचे खिसके और सुरंग के रास्ते अपने घर पहुंच गए। ऊपर आग धधकती रही और सबको लगा कि बीरबल जलकर स्वर्ग सिधार गए। भाग 5 बीरबल की वापसी। 6 महीने बीत गए। हजाम और वजीर अब बेखौफ होकर मनमानी कर रहे थे। बादशाह अकबर को भी बीरबल की याद सताने लगी थी, लेकिन वे मान चुके थे कि बीरबल अब कभी नहीं लौटेंगे। अचानक एक दिन दरबार में घोषणा हुई, बीरबल स्वर्ग से वापस आ गए हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। हजाम के पैरों तले जमीन खिसक गई। सबने दरवाजे की ओर देखा। बीरबल अंदर आए, लेकिन उनका हुलिया बदला हुआ था। उनके बाल और दाढ़ी बेतहाशा बढ़ी हुई थी, कपड़े मैले थे और वे काफी थके हुए लग रहे थे। अकबर खुशी से सिंहासन से कूद पड़े और बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, तुम वापस आ गए। मेरे वालिद कैसे हैं? क्या उन्होंने कोई संदेश भेजा है? भाग 6 पलटवार। बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहा, जहां पना मरहूम बादशाह हुमायूं एकदम स्वस्थ हैं। वे मेरी कहानियों से बहुत खुश हुए। लेकिन क्या? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने अपनी लंबी और उलझी हुई दाढ़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पना स्वर्ग में सब कुछ है, लेकिन एक चीज की भारी कमी है। किस चीज की? वहां कोई नाई हजाम नहीं है हुजूर। आप मेरी हालत देख ही रहे हैं, और आपके पिता की दाढ़ी तो मुझसे भी लंबी हो गई है। वे स्वर्ग में हजामत न बन पाने से बहुत परेशान हैं। उन्होंने खास तौर पर हुक्म दिया है कि आप अपने सबसे अच्छे नाई को फौरन स्वर्ग भेजें। ये सुनते ही हजाम के होश उड़ गए। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो समझ गया कि उसने जो गड्ढा बीरबल के लिए खोदा था, वो खुद उसी में गिर चुका है। अकबर ने हजाम की तरफ देखा, जो डर के मारे कांप रहा था। अब बादशाह को भी पूरी साजिश समझ में आ गई। बीरबल का जिंदा लौटना और ये मांग करना, सब कुछ साफ हो गया था। अंतिम न्याय। बादशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने हजाम से कहा, तो ये तुम्हारी साजिश थी? तुम बीरबल को मारना चाहते थे? हज्जाम और वजीर ने घुटनों पर गिरकर माफी मांगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इन्हें स्वर्ग भेजने की जरूरत नहीं है। बस इन्हें ये सबक मिल जाए कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद उसमें गिरता है। अकबर ने हज्जाम और उस वजीर को कड़ी सजा सुनाई और उन्हें कारागार में डाल दिया। बीरबल ने फिर अपनी सुरंग वाली बात बादशाह को बताई, जिसे सुनकर अकबर बीरबल की दूरदर्शिता के एक बार फिर कायल हो गए। कहानी का सार। बुद्धिमान व्यक्ति न केवल अपनी रक्षा करता है, बल्कि शत्रु के वार को उसी पर पलटकर उसे परास्त भी कर देता है। ये रही कहानी की अगली कड़ी। हज्जाम और वजीर के षड्यंत्र के विफल होने के बाद दरबार में बीरबल का कद और भी ऊंचा हो गया था। लेकिन चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती। इस बार चुनौती घर के अंदर से नहीं, बल्कि सरहद के पार से आई। 3 मूर्तियां और राज्य की इज्जत। भाग 1 परदेश से आई चुनौती। हज्जाम और वजीर को सजा मिलने के बाद दरबार में कुछ दिनों तक शांति रही, लेकिन ये शांति तूफान से पहले की थी। एक दिन पड़ोसी मुल्क ईरान के बादशाह का एक विशेष दूत अकबर के दरबार में आया। उसके साथ ऊंटों और घोड़ों का एक बड़ा काफिला था। दूत ने झुककर सलाम किया और कहा, जहां पनाह, हमारे बादशाह ने आपकी बुद्धिमानी की बहुत तारीफ सुनी है। उन्होंने आपकी परीक्षा लेने के लिए एक तोहफा भेजा है। दूत ने ताली बजाई और उसके सेवक एक मखमली संदूक लेकर आए। संदूक खोला गया। उसमें सोने की 3 मूर्तियां, गुड़िया रखी थीं। तीनों मूर्तियां दिखने में बिल्कुल एक जैसी थीं। वही कद, वही चेहरा, वही चमक, और वजन भी बिल्कुल बराबर। किसी में रत्ती भर का भी फर्क नहीं दिख रहा था। दूत ने चुनौती रखी, जहां पनाह, ये तीनों दिखने में एक जैसी हैं, लेकिन इनका स्वभाव और मूल्य अलग अलग है। इनमें से एक सबसे अच्छी है, एक मध्यम है और एक सबसे खराब है। हमारे बादशाह की शर्त है कि आप बिना इन्हें तोड़े या गलाए ये बताएं कि कौन सी मूर्ति कैसी है। आपके पास 3 दिन का समय है। अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो ये मारा जाएगा कि हिंदुस्तान में अकलमंदों का अकाल पड़ गया है। भाग 2 दरबारियों की विफलता। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने दरबार के सभी विद्वानों, जौहरियों और मंत्रियों को बुलाया। मूर्तियां सबके हाथों से गुजरी। लोगों ने उन्हें नापा, तौला, रोशनी में देखा, लेकिन कोई भी फर्क नहीं ढूंढ पाया। सब दिखने में जुड़वां लग रही थीं। 2 दिन बीत गए, कोई नतीजा नहीं निकला। अकबर की बेचैनी बढ़ने लगी। यह अब सिर्फ एक पहेली नहीं थी, बल्कि मुगल सल्तनत की इज्जत का सवाल था। अगर दूत खाली हाथ लौटा तो दुनिया भर में अकबर की बदनामी होगी। तीसरे दिन की सुबह अकबर ने हताश होकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अकबर ने भारी आवाज में कहा, अब हमारी नाक तुम्हारे हाथों में है। क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो?
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह चिंता ना करें, सत्य अक्सर आंखों के सामने होता है, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। भाग 3, बीरबल का परीक्षण। बीरबल ने उन तीनों मूर्तियों को एक मेज पर रखवाया। दरबार खचाखच भरा हुआ था। ईरानी दूत के चेहरे पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान थी। उसे यकीन था कि बीरबल भी हार जाएंगे। बीरबल ने एक सेवक से कहा, बागीचे से सूखे घास का एक लंबा और पतला तिनका या एक पतला तार लेकर आओ। तिनका आने पर बीरबल पहली मूर्ति के पास गए। उन्होंने वो तिनका मूर्ति के कान में डाला। सबने देखा कि वो तिनका मूर्ति के कान से अंदर गया और उसके मुंह से बाहर निकल आया। बीरबल ने उस मूर्ति को अलग रख दिया और उस पर खराब लिख दिया। फिर बीरबल ने दूसरी मूर्ति उठाई, तिनका उसके कान में डाला। इस बार तिनका एक कान से अंदर गया और दूसरे कान से बाहर निकल आया। बीरबल ने उस पर मध्यम लिख दिया। अंत में बीरबल ने तीसरी मूर्ति उठाई, तिनका उसके कान में डाला। इस बार तिनका अंदर गया, लेकिन ना तो मुंह से निकला ना ही दूसरे कान से। वो सीधा पेट में चला गया और वहीं रह गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए इस मूर्ति पर सबसे अच्छी लिख दिया। भाग 4, रहस्य का खुलासा। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये तुमने क्या किया? इसका मतलब क्या है? बीरबल ने ईरानी दूत की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, ये मूर्तियां इंसानों के स्वभाव को दर्शाती हैं। पहली मूर्ति खराब। जिस मूर्ति के कान से बात जाकर मुंह से तुरंत बाहर निकल गई, वो उन लोगों की तरह है जो किसी का राज नहीं रख सकते। वे इधर की बात उधर करते हैं। ऐसे लोग भरोसे के लायक नहीं होते, इसीलिए ये सबसे खराब है। दूसरी मूर्ति मध्यम। जिसके एक कान से बात गई और दूसरे से निकल गई, वो उन लोगों जैसी है जो किसी की बात पर ध्यान नहीं देते। वे न फायदा करते हैं न नुकसान। वे साधारण या मध्यम दर्जे के हैं। तीसरी मूर्ति सबसे अच्छी। जिसके कान में बात गई और पेट में समा गई, वो उन बुद्धिमान और गंभीर लोगों की प्रतीक है जो दूसरों का राज अपने तक सीमित रखते हैं। वे बातें पचाना जानते हैं। ऐसे लोग ही सबसे भरोसेमंद और सर्वश्रेष्ठ होते हैं। भाग 5, जीत और सम्मान। ईरानी दूत का सिर झुक गया। उसने आगे बढ़कर कहा, मान गए। जैसा सुना था, बीरबल की बुद्धिमानी उससे कहीं अधिक है। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। दूत ने न केवल अपनी हार मानी, बल्कि अपने बादशाह की तरफ से लाई गई तीनों सोने की मूर्तियां और अन्य उपहार बीरबल को भेंट कर दिए। अकबर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तलवार घाव कर सकती है, लेकिन बुद्धिमानी सल्तनत बचा सकती है। कहानी की सीख, सुनना और पचाना। एक अच्छा इंसान वो है जो बातें सुने लेकिन हर बात को फैलाए नहीं। राज को राज रखना एक महान गुण है। परीक्षण का तरीका। बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान अक्सर छोटे और सरल उपायों जैसे एक तिनके में छिपा होता है। ये रही उसी क्रम में अगली कहानी। ईरान के दूत के जाने के बाद बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी। इसी शोहरत को सुनकर एक महापंडित अकबर के दरबार में आए और यहीं से शुरू होती है एक नई चुनौती। महापंडित की मातृभाषा, नींद का सच। भाग 1, बहुभाषी विद्वान का आगमन। ईरान के दूत के जाने के कुछ महीनों बाद विजयनगर साम्राज्य की ओर से एक बेहद ज्ञानी और विद्वान महापंडित अकबर के दरबार में पधारे। उनका नाम पंडित गंगाधर था। वे देखने में जितने सौम्य थे, वाणी में उतने ही तेज। दरबार में आते ही उन्होंने बादशाह अकबर को अदब से सलाम किया और अपनी परिचय दिया। उन्होंने दावा किया कि वे दुनिया की कई भाषाएं, संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की, बंगाली, तमिल और तेलुगु बिल्कुल धारा प्रवाह बोल सकते हैं। इतना ही नहीं, उनका उच्चारण इतना शुद्ध था कि कोई पहचान नहीं सकता कि उनकी असली भाषा कौन सी है। पंडित गंगाधर ने भरी सभा में चुनौती दी, जहां पनाह, मैंने सुना है आपके नवरत्नों में गजब की सूझबूझ है। मैं आपके दरबार को एक चुनौती देता हूं। मैं आप सभी से अलग अलग भाषाओं में बात करूंगा। आपको बस ये बताना है कि मेरी मातृभाषा कौन सी है। भाग 2, नवरत्नों की हार। अकबर को लगा ये तो बहुत आसान है। उन्होंने अपने अलग अलग मंत्रियों को बुलाया। टोडरमल ने उनसे बंगाली में बात की तो पंडित ने इतनी शुद्ध बंगाली बोली कि लगा वे कलकत्ता के ही हों। फैजी ने अरबी में सवाल किए तो पंडित ने मक्का के किसी विद्वान की तरह जवाब दिया।
मानसिंह ने राजस्थानी और संस्कृत में बात की तो पंडित वहां भी 21 साबित हुए। पूरा दिन बीत गया। दरबार के सभी विद्वान हार मान गए। पंडित जिस भाषा में बोलते लगता वही उनकी अपनी भाषा है। कहीं भी उनकी जबान नहीं लड़खड़ाई, नहीं कोई गलती हुई। शाम होते होते अकबर के माथे पर पसीना आ गया। पंडित गंगाधर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ जहांपनाह, क्या हिंदुस्तान का तख्त मेरी छोटी सी पहेली नहीं सुलझा सकता? अकबर ने हताश होकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम ही हमारी लाज बचा सकते हो। भाग 3, बीरबल की युक्ति। बीरबल ने अपनी जगह से उठकर पंडित का स्वागत किया और कहा, पंडित जी, आपका ज्ञान वास्तव में अथाह है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे 1 रात का समय चाहिए। कल सुबह भरे दरबार में मैं आपकी मातृभाषा बता दूंगा। पंडित ने अहंकार में कहा, ठीक है बीरबल, लेकिन याद रहे, अगर जवाब गलत हुआ तो बादशाह को मानना पड़ेगा कि मेरा ज्ञान आप सबसे ऊपर है। रात हुई। पंडित गंगाधर को शाही मेहमान खाने में ठहराया गया। उन्होंने भरपेट भोजन किया और अपनी मखमली बिस्तर पर गहरी नींद में सो गए। भाग 4, आधी रात का खेल। करीब आधी रात का वक्त था। चारों तरफ सन्नाटा था। बीरबल चुपके से बिना कोई आवाज किए पंडित के कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने अपने चेहरे को एक काले कपड़े से ढक रखा था। पंडित जी खर्राटे ले रहे थे। बीरबल धीरे से उनके बिस्तर के पास गए। उन्होंने अपने हाथ में एक सूखी घास का तिनका ले रखा था। बीरबल ने वो तिनका पंडित के कान में धीरे से डाला और गुदगुदी की। पंडित ने नींद में ही हाथ चलाया और करवट बदल ली। बीरबल ने फिर से वही किया। इस बार उन्होंने तिनका दूसरे कान में डाला। पंडित की नींद में खलल पड़ा। वे झुंझला उठे। अचानक बीरबल ने जोर से उनके कान के पास ताली बजाई। पंडित हड़बड़ाकर उठ बैठे। नींद और घबराहट में उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उन्होंने अंधेरे में चिल्लाते हुए कहा, एवरो आदि नन्नू डिस्टर्ब चेस्तुन्नादी एवरू। बीरबल ये सुनते ही मुस्कुराए और चुपचाप अंधेरे में गायब हो गए। पंडित को लगा शायद कोई सपना था या मच्छर होगा। वे बड़बड़ाते हुए फिर सो गए। भाग 5, रहस्य का उद्घाटन। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा था। पंडित गंगाधर बड़े आत्मविश्वास के साथ आए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, तो बीरबल, क्या तुम पता लगा पाए कि मेरी मातृभाषा क्या है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जी महाराज, आपकी मातृभाषा तेलुगु है। पंडित गंगाधर चौंक गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वे हकलाने लगे, ये तुम कैसे जानते हो? मैंने तो कल तेलुगु का एक शब्द भी नहीं बोला था। अकबर भी हैरान थे। उन्होंने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें यकीन है? बीरबल ने कहा, हाँ जहांपनाह, कल रात जब मैंने पंडित जी की नींद में खलल डाला तो घबराहट में इनके मुंह से जो शब्द निकले वे तेलुगु के थे। भाग 6, तर्क और जीत। पंडित ने अपनी हार मान ली। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्वितीय हो, लेकिन तुमने ये जाना कैसे? बीरबल ने दरबार को संबोधित करते हुए कहा, जहांपनाह, इंसान चाहे कितनी भी भाषाएं सीख ले, बनावटी व्यवहार कर ले या नाटक कर ले, लेकिन जब वो गहरी मुसीबत, अचानक लगे झटके या अत्यधिक पीड़ा में होता है तो वो केवल अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग करता है। बनावट सोचने समझने से आती है, लेकिन मातृभाषा खून में होती है, जो संकट के समय अपने आप जुबान पर आ जाती है। अकबर बीरबल के इस मनोवैज्ञानिक तर्क से बहुत प्रसन्न हुए। पंडित गंगाधर ने भी बीरबल के पैर छुए और कहा कि आज उन्हें असली विद्वान मिला है। बादशाह अकबर ने पंडित को ससम्मान विदा किया और बीरबल को उनकी सूझबूझ के लिए एक बार फिर मोतियों की माला इनाम में दी। कहानी की सीख, स्वाभाविकता की जीत। इंसान का असली स्वभाव कृत्रिमता यानी बनावट के नीचे छिप सकता है, लेकिन संकट के समय वो बाहर आ ही जाता है। मनोविज्ञान का प्रयोग, समस्याओं का हल केवल किताबों में नहीं बल्कि मानव स्वभाव को समझने में भी होता है। ये रही उसी क्रम में अगली कहानी। पंडित गंगाधर की हार के बाद अकबर को बीरबल की बुद्धि पर इतना भरोसा हो गया था कि वे अक्सर बीरबल को असंभव कार्य सौंपकर उनकी परीक्षा लेते रहते थे। इसी सिलसिले में एक दिन बादशाह के मन में एक बेहद अजीबोगरीब ख्याल आया। अकबर की अजीब जिद, हरे घोड़े की तलाश। भाग 1, शाही बाग की सैर। एक सुहावनी शाम थी। बादशाह अकबर और बीरबल शाही बाग यानी रॉयल गार्डन में टहल रहे थे। चारों तरफ हरियाली थी। हरे भरे पेड़, हरी घास और सुंदर पौधे देखकर बादशाह का मन बहुत प्रसन्न हुआ। अकबर ने चारों तरफ फैली हरियाली को देखा और अचानक उनके दिमाग में एक खुराफाती विचार आया। उन्होंने सोचा,
बीरबल हर मुश्किल का हल निकाल लेता है, क्यों ना आज इसे ऐसी चुनौती दूं जिसका कोई हल ही ना हो। अकबर ने चलते चलते बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे हरा रंग बहुत पसंद है। बीरबल ने कहा, जी जहांपना, हरा रंग आंखों को सुकून देता है, ये समृद्धि का प्रतीक है। अकबर ने अचानक अपनी चाल रोकी और बीरबल की आंखों में देखते हुए कहा, बीरबल, मुझे एक हरा घोड़ा चाहिए। बीरबल चौंक गए। उन्होंने कहा, हरा घोड़ा? जहांपना, घोड़े तो काले, सफेद, भूरे या चितकबरे होते हैं, हरा घोड़ा तो दुनिया में होता ही नहीं है। अकबर ने जिद पकड़ ली। उन्होंने कहा, मुझे तर्क नहीं चाहिए बीरबल, मुझे बस हरा घोड़ा चाहिए। मैं तुम्हें 7 दिन का समय देता हूं। अगर तुम 7 दिनों में मेरे लिए हरे घोड़े का इंतजाम नहीं कर पाए तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। भाग 2, बीरबल की तलाश। बादशाह का हुक्म था, टाला नहीं जा सकता था। बीरबल सिर झुकाकर वहां से चले आए। बीरबल जानते थे कि जब दुनिया में हरा घोड़ा होता ही नहीं तो वे लाएंगे कहां से। लेकिन वे ये भी जानते थे कि बादशाह केवल उनकी फिरकी ले रहे हैं और उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते हैं। अगले 6 दिनों तक बीरबल घर से निकले ही नहीं। उन्होंने आराम किया, किताबें पढ़ीं और अपने परिवार के साथ समय बिताया। उधर पूरे आगरा में खबर फैल गई कि बीरबल हरे घोड़े की तलाश में जंगल जंगल भटक रहे हैं। लोग हैरान थे कि बादशाह ने ऐसी मांग क्यों की और बीरबल जैसा समझदार आदमी इसे पूरा करने निकला है। भाग 3, 7वें दिन का दरबार। 7 दिन पूरे हो गए। 8वें दिन बीरबल दरबार में हाजिर हुए। उनका चेहरा खिला हुआ था, जैसे उन्हें कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। बादशाह अकबर ने उन्हें देखते ही व्यंग्य से पूछा, आओ बीरबल, क्या खबर लाए हो? क्या तुम्हें हरा घोड़ा मिल गया? पूरा दरबार सांस रोके बीरबल के जवाब का इंतजार कर रहा था। सब जानते थे कि हरा घोड़ा नहीं मिल सकता। बीरबल ने उत्साह के साथ कहा, जी जहांपना, मिल गया। मैंने आपके लिए हरे घोड़े का पता लगा लिया है। अकबर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने सोचा, ये कैसे संभव है? उन्होंने जल्दी से पूछा, सचमुच? तो फिर उसे दरबार में पेश क्यों नहीं किया? वो कहाँ है? भाग 4, घोड़े के मालिक की 2 शर्तें। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहांपना, घोड़ा तो मिल गया है, लेकिन उसे यहां लाना इतना आसान नहीं है। उस घोड़े के मालिक की 2 बहुत ही अजीब शर्तें हैं। अकबर ने कहा, क्या शर्तें हैं? राज्य के खजाने का मुंह खोल दिया जाएगा, तुम बस शर्तें बताओ। बीरबल ने कहा, पहली शर्त, मालिक का कहना है कि घोड़ा बहुत खास है, इसलिए उसे लाने के लिए आपको, बादशाह को, स्वयं जाना होगा। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं खुद जाऊंगा। दूसरी शर्त क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दूसरी शर्त, घोड़े के मालिक का कहना है कि चूंकि ये घोड़ा बहुत खास और दुर्लभ है, इसलिए इसे लाने का दिन भी खास होना चाहिए। मालिक ने कहा है कि आप सप्ताह के 7 दिनों सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार के अलावा किसी भी दिन आकर घोड़ा ले जा सकते हैं। भाग 5, अकबर की बोलती बंद। अकबर सन्न रह गए। उन्होंने मन ही मन गणना की, सप्ताह में तो 7 ही दिन होते हैं, अगर 7 दिन छोड़ दिए जाएं तो बचा क्या? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बादशाह समझ गए कि बीरबल ने उनकी असंभव मांग का जवाब एक असंभव शर्त से दिया है। जैसे हरा घोड़ा नहीं होता, वैसे ही सप्ताह के 7 दिनों के अलावा कोई और दिन नहीं होता। अकबर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल वाह! अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने फिर मुझे मात दे दी। मैं समझ गया कि जब घोड़ा ऐसा है जो होता ही नहीं, तो उसे लाने का दिन भी ऐसा ही होगा जो कैलेंडर में नहीं होता। सीख, इस किस्से से हमें ये सीख मिलती है कि जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। जब कोई आपसे बेतुका या अतार्किक सवाल करे तो उसका जवाब भी उतनी ही चतुराई और तर्क शक्ति से देना चाहिए। हाजिर जवाबी। समस्या चाहे कितनी भी असंभव क्यों न लगे, शांत दिमाग और सूझबूझ से उसका रास्ता निकाला जा सकता है। ये रही उसी क्रम में अगली कहानी। हरे घोड़े के किस्से के बाद बीरबल की ख्याति और बढ़ गई थी। लेकिन बीरबल केवल पहेलियां ही नहीं सुलझाते थे, वे पेचीदा मुकदमों में न्याय करने के लिए भी जाने जाते थे। ये कहानी बीरबल की न्याय शक्ति और मनोविज्ञान की समझ का एक बेजोड़ उदाहरण है। आम के पेड़ का असली मालिक, बीरबल का अनोखा न्याय। भाग 1, दरबार में शोर। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। अचानक दरबार के बाहर से जोर जोर से झगड़ने की आवाजें आने लगी। बादशाह ने पहरेदारों को भेजकर मामला पता करने को कहा। पहरेदार 2 आदमियों को पकड़कर अंदर लाए। दोनों पसीने में लथपथ थे और गुस्से से एक दूसरे को घूर रहे थे।
उनके साथ एक गवाह भी नहीं था, बस दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे। अकबर ने पूछा, क्या माजरा है? तुम दोनों दरबार की शांति क्यों भंग कर रहे हो? पहला आदमी रामू हाथ जोड़कर बोला, जहां पना, ये आदमी शामू झूठ बोल रहा है। मेरे खेत की मेड़ पर एक आम का पेड़ है। वो पेड़ मैंने लगाया था, उसे सालों तक पानी दिया और बड़ा किया। अब जब उस पर रसीले आम लगे हैं तो ये शामू कह रहा है कि वो पेड़ उसका है। दूसरा आदमी शामू तपाक से बोला, नहीं हुजूर, ये झूठ बोल रहा है। वो पेड़ मेरी जमीन के हिस्से में आता है। उसके असली मालिक मेरे पूर्वज थे। मैंने उसकी रखवाली की है। ये रामू मेरी मेहनत और मेरे फल हड़पना चाहता है। भाग 2, सबूतों का अभाव। बादशाह ने पूछा, क्या तुम दोनों के पास कोई गवाह है जो ये साबित कर सके कि पेड़ किसने लगाया था? दोनों ने सिर झुका लिया। पेड़ काफी पुराना था और उस समय किसने उसे लगाया इसका कोई चश्मदीद गवाह मौजूद नहीं था। गांव के पटवारी के पास भी जमीन के उस छोटे से हिस्से का साफ नक्शा नहीं था। मामला पेचीदा था। दोनों ही अपनी बात पर इतने अटल थे कि झूठ और सच का फर्क करना मुश्किल हो गया था। अकबर ने मंत्रियों की ओर देखा, किसी को कोई उपाय नहीं सूझा। अंत में बादशाह ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब तुम ही दूध का दूध और पानी का पानी करो। भाग 3, बीरबल का क्रूर आदेश। बीरबल ने अपनी जगह से उठकर दोनों आदमियों को गौर से देखा। उन्होंने दोनों से अलग अलग सवाल पूछे, लेकिन दोनों ने रटे रटाए जवाब दिए। बीरबल समझ गए कि बातों से इसका हल नहीं निकलेगा। उन्हें मानव स्वभाव की परीक्षा लेनी होगी। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया, ऐसा करो, उस आम के पेड़ की रखवाली के लिए अभी 2 सिपाही तैनात कर दो, ताकि कोई आम ना तोड़ सके। हम कल फैसला सुनाएंगे। अगले दिन दरबार फिर लगा। बीरबल ने दोनों दावेदारों को बुलाया। बीरबल ने कहा, देखो, हमने बहुत जांच पड़ताल की, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि पेड़ किसका है। दोनों के दावे मजबूत हैं। रामू और शामू उम्मीद भरी नजरों से बीरबल को देख रहे थे। बीरबल ने अचानक एक कठोर निर्णय सुनाया, चूंकि हम असली मालिक का पता नहीं लगा पा रहे हैं और न्याय करना जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि उस आम के पेड़ को बीचों बीच काट दिया जाए। पेड़ की लकड़ी और उसके सारे फलों को तुम दोनों में आधा आधा बराबर बांट दिया जाए, न किसी का ज्यादा न किसी का कम। बादशाह अकबर चौंक गए। भरा पूरा फलदार वृक्ष काटने का आदेश, ये कैसा न्याय है? लेकिन वे चुप रहे, क्योंकि उन्हें बीरबल पर भरोसा था। भाग 4, असली मालिक की पहचान। बीरबल का ये आदेश सुनते ही शामू, दूसरा आदमी, के चेहरे पर चमक आ गई। उसने तुरंत कहा, हुजूर, ये फैसला मुझे मंजूर है। अगर मुझे पूरा पेड़ नहीं मिल सकता तो आधा ही सही, कम से कम इस रामू को तो पूरा नहीं मिलेगा। आप पेड़ कटवा दीजिए। लेकिन तभी रामू, पहला आदमी, जोर जोर से रोने लगा। वो बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। रामू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं सरकार, नहीं। उस पेड़ को मत काटिए। मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला है, उसे बड़ा होते देखा है। अगर उसे काट दिया गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। आप भले ही वो पूरा पेड़ शामू को दे दीजिए, मुझे एक भी आम नहीं चाहिए, लेकिन उस पेड़ पर कुल्हाड़ी मत चलवाइए, उसे जिंदा रहने दीजिए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। रामू के आंसू रुक नहीं रहे थे। भाग 5, बीरबल का फैसला। बीरबल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने सिपाहियों को रोका और शामू की तरफ उंगली उठाते हुए कड़क आवाज में कहा, गिरफ्तार कर लो इस धोखेबाज को। बीरबल ने बादशाह अकबर की ओर मुड़कर कहा, जहां पनाह, यही सच है। असली मालिक वही होता है जिसे अपनी चीज के नष्ट होने का दर्द हो। रामू ने उस पेड़ को मेहनत से सींचा है, इसलिए वो उसे कटते हुए नहीं देख सका और अपना हक छोड़ने को तैयार हो गया। जबकि शामू को पेड़ से कोई लगाव नहीं था, उसे सिर्फ लालच था। उसे पेड़ के कटने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। भाग 6, न्याय और दंड। अकबर बीरबल की इस युक्ति से गदगद हो गए। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुमने तो हजरत सुलेमान, किंग सोलोमन की याद दिला दी। बादशाह ने तुरंत आदेश दिया, आम का पेड़ और उसके सारे फल रामू को सौंप दिए जाएं। शामू को झूठ बोलने और दरबार का समय बर्बाद करने के लिए कोड़े मारने की सजा दी जाए। रामू ने खुशी के आंसुओं के साथ बीरबल और बादशाह को धन्यवाद दिया। वो समझ गया कि बीरबल ने पेड़ काटने का नाटक सिर्फ सच उगलवाने के लिए किया था। कहानी की सीख, ममता और अधिकार। सच्चा प्रेम या अधिकार वही है जिसमें संरक्षण यानी प्रोटेक्शन की भावना हो।
जो विनाश सहले वो मालिक नहीं हो सकता। सच्चाई की जीत। झूठ चाहे कितना भी बलवान क्यों न दिखे, भावनाओं और त्याग के सामने वो हार ही जाता है। ये रही उसी क्रम में अगली कहानी। आम के पेड़ के फैसले के बाद बीरबल की हाजिर जवाबी के चर्चे और भी बढ़ गए थे, लेकिन बादशाह अकबर अक्सर बीरबल को ऐसी पहेलियों में फंसाने की कोशिश करते थे जिनका कोई सिर पैर नहीं होता था। ऐसी ही एक घटना है जब बादशाह ने बीरबल से एक असंभव गिनती करने को कहा। आगरा में कितने कौवे हैं? भाग 1, शाही बाग और उड़ते पंछी। एक सुहावनी सुबह थी। सूरज के किरणें यमुना के पानी पर चमक रही थीं। बादशाह अकबर और बीरबल अपने महल के विशाल बागीचे में टहल रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और पक्षियों की चहचहाहट से माहौल खुशनुमा था। चलते चलते बादशाह की नजर आसमान की ओर गई। उन्होंने देखा कि कुछ कौवे, क्रोज, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ रहे हैं और कांव कांव कर रहे हैं। अकबर के दिमाग में फिर से एक शरारत सूझी। उन्होंने सोचा कि बीरबल हर सवाल का जवाब दे देते हैं, आज इनसे ऐसा सवाल पूछता हूं जिसका जवाब देना नामुमकिन हो। अकबर अचानक रुक गए और बीरबल की ओर मुड़कर गंभीरता से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि हमारे शहर आगरा में कुल कितने कौवे हैं? ये सवाल सुनकर कोई भी साधारण इंसान चकरा जाता। शहर इतना बड़ा था, पेड़ अनगिनत थे और कौवे तो उड़ते रहते हैं, उन्हें गिनना किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। भाग 2, बीरबल का सटीक जवाब। बीरबल ने एक पल के लिए आसमान की ओर देखा, जैसे वे सचमुच कौवों को गिन रहे हों। फिर उन्होंने अपनी उंगलियों पर कुछ हिसाब लगाया और बड़े आत्मविश्वास के साथ बोले, जहां पनाह। आगरा में कुल मिलाकर 95,463 कौवे हैं। अकबर ये सुनकर हैरान रह गए। इतना सटीक आंकड़ा? उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल की आंखों में देखते हुए पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें यकीन है? तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हुजूर, मुझे पूरा यकीन है। आप चाहें तो अभी अपने सिपाहियों को भेजकर गिनवा लीजिए। भाग 3, बीरबल का तर्क। अकबर ने भव्य सिकोड़ी और कहा, अच्छा, और अगर गिनती करने पर कौवे इससे ज्यादा निकले तो? बीरबल ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, अगर कौवे ज्यादा निकले तो इसका मतलब है कि आगरा के कौवों के कुछ रिश्तेदार दूसरे शहरों से उनसे मिलने आए हुए हैं, इसीलिए संख्या बढ़ गई होगी। अकबर को यह जवाब दिलचस्प लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दूसरा सवाल दागा, और अगर गिनती करने पर कौवे तुम्हारी बताई संख्या से कम निकले तो? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, तो इसका मतलब यह होगा जहां पनाह कि हमारे आगरा के कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे शहरों में गए हुए हैं, इसीलिए संख्या कम हो गई होगी। भाग 4, बादशाह की हंसी। ये जवाब सुनते ही अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वे जोर जोर से हंसने लगे। वे समझ गए कि बीरबल ने न केवल उनके असंभव सवाल का जवाब दिया, बल्कि इतनी चतुराई से दिया कि अब उस जवाब को गलत साबित करने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अगर कौवे कम हों या ज्यादा, बीरबल के पास हर स्थिति के लिए एक तर्क तैयार था। अकबर ने हंसते हुए कहा, मान गए बीरबल, तुम आंकड़ों में भले ही हेरफेर कर दो, लेकिन अपनी बातों से कभी हारने नहीं देते। बादशाह ने खुश होकर अपनी उंगली से एक कीमती अंगूठी निकाली और बीरबल को इनाम में दे दी। कहानी की सीख, हाजिर जवाबी। जब सवाल बेतुका हो तो उसका जवाब भी उतना ही चतुर और मनोरंजक होना चाहिए। आत्मविश्वास। बीरबल ने एक रैंडम यादृच्छिक संख्या बोली, लेकिन इतने आत्मविश्वास के साथ कि बादशाह को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। जीवन में कई बार आपका आत्मविश्वास ही आपकी जीत तय करता है। ये रही उसी क्रम में अगली कहानी। कौवों की गिनती के बाद बीरबल की बुद्धिमानी का लोहा सभी मानते थे, लेकिन दरबार में अक्सर ऐसे सवाल उठ जाते थे जो न केवल मुश्किल होते थे बल्कि खतरनाक भी होते थे। ये किस्सा बीरबल की हाजिर जवाबी और कूटनीति का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। बादशाह बड़ा या खुदा। भाग 1, दरबार का सन्नाटा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनका मूड कुछ अलग था। वे अपने दरबारियों की परीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन इस बार सवाल बेहद टेढ़ा था। बादशाह ने अचानक दरबारियों की ओर देखा और एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सबकी सांसें रोक दीं। अकबर ने पूछा, बताओ, मैं बड़ा हूं या खुदा, भगवान? हम दोनों में से कौन महान है? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया।
दरबारियों के पसीने छूट गए। ये सवाल दो धारी तलवार जैसा था। अगर वे कहते कि बादशाह अकबर बड़े हैं तो ये खुदा की तौहीन होती और उन्हें धर्म के खिलाफ माना जाता, और अगर वे कहते कि खुदा बड़ा है तो बादशाह नाराज हो सकते थे कि उनकी शान में गुस्ताखी की गई। सभी दरबारी सिर झुकाकर खामोश हो गए। किसी में भी जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। भाग 2, बीरबल का उत्तर। अकबर ने देखा कि कोई कुछ नहीं बोल रहा है। उनकी नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो हर सवाल का जवाब जानते हो। तुम ही बताओ, मैं बड़ा हूं या खुदा? बीरबल अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उन्होंने बादशाह को सलाम किया और बड़े आत्मविश्वास के साथ बोले, जहां पनाह, इसमें सोचने वाली क्या बात है? बेशक आप बड़े हैं, खुदा से भी बड़े आप ही हैं। भाग 3, गुस्से और हैरानी का माहौल। बीरबल का ये जवाब सुनते ही दरबारी कांप उठे। उन्हें लगा कि आज बीरबल की खैर नहीं। खुदा से बड़ा इंसान को बताना, ये तो बहुत बड़ा पाप है। बादशाह अकबर भी हैरान थे। उन्हें अपनी तारीफ पसंद थी, लेकिन इतनी बड़ी बात? उन्हें लगा शायद बीरबल सिर्फ चापलूसी कर रहे हैं। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कड़क आवाज में पूछा, बीरबल, होश में तो हो? तुम कह रहे हो कि मैं, एक मामूली इंसान, उस ऊपर वाले खुदा से बड़ा हूं जिसने पूरी दुनिया बनाई है? अपनी बात साबित करो, वरना सर कलम कर दिया जाएगा। भाग 4, बीरबल की दलील। बीरबल ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, गुस्ताखी माफ हो जहां पना, लेकिन मैंने जो कहा वो सच है और मैं इसे साबित कर सकता हूं। अकबर ने कहा, तो बताओ कैसे? बीरबल ने कहा, हुजूर, जब आप किसी से नाराज होते हैं तो आप उसे अपने राज्य से बाहर निकाल सकते हैं, उसे देश निकाला दे सकते हैं, लेकिन अगर खुदा किसी से नाराज हो जाए तो वो उसे कहां निकालेगा? पूरी कायनात, ब्रह्मांड, धरती, आसमान, सब कुछ तो उसी का बनाया हुआ है। खुदा के राज्य से बाहर जाने की तो कोई जगह ही नहीं है। बीरबल ने आगे कहा, चूंकि आप किसी को अपने राज्य से बाहर कर सकते हैं और खुदा ये नहीं कर सकता, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है, इसीलिए इस एक मामले में आप बड़े हुए ना। भाग 5, बादशाह का सम्मान। बीरबल का ये जवाब सुनकर अकबर अवाक रह गए। बीरबल ने ना खुदा का अपमान किया और ना बादशाह का दिल दुखाया। उन्होंने बड़ी चतुराई से ये बता दिया कि खुदा सर्वव्यापी, यानी वे हर जगह हैं, इसलिए कोई उनके राज्य से बाहर नहीं जा सकता। ये खुदा की सबसे बड़ी शक्ति थी, लेकिन बीरबल ने इसे बादशाह की तुलनात्मक बड़ाई के रूप में पेश करके जान बचा ली। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। मान गए बीरबल, तुम सांप भी मार देते हो और लाठी भी नहीं टूटने देते। बादशाह ने खुश होकर बीरबल को गले लगा लिया और कहा, तुम्हारी जुबान में सरस्वती का वास है। कहानी की सीख, शब्दों का जादू। बात वही होती है, लेकिन उसे कहने का तरीका, प्रेजेंटेशन, सब कुछ बदल सकता है। कूटनीति, जब आप किसी मुसीबत में फंसें जहां हाँ और ना दोनों खतरनाक हों, तो हमेशा तीसरा रास्ता या एक अलग नजरिया ढूंढना चाहिए। ये रही उसी क्रम में अगली कहानी। बादशाह और खुदा वाले किस्से के बाद बीरबल की बुद्धिमानी का सिक्का हर तरफ जम गया था, लेकिन बीरबल सिर्फ बातों के बाजीगर नहीं थे, वे अपराधियों को पकड़ने में भी माहिर थे। ये कहानी बीरबल के मनोवैज्ञानिक तरीके से चोर को पकड़ने की एक मशहूर दास्तान है। चोर और जादुई छड़ियां। भाग 1, व्यापारी की फरियाद। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। तभी एक अमीर व्यापारी रोता हुआ दरबार में दाखिल हुआ। उसका नाम सेठ करोड़ीमल था। सेठ ने बादशाह के पैरों में गिरकर कहा, दुहाई हो महाराज, मैं लुट गया। मेरे घर में चोरी हो गई है। मेरी जिंदगी भर की कमाई, हीरो जवाहरात की एक पोटली गायब हो गई है। अकबर ने उसे शांत कराया और पूछा, तुम्हें किस पर शक है? सेठ ने कहा, जहां पनाह, मुझे यकीन है कि चोरी घर के ही किसी नौकर ने की है। बाहर का कोई आदमी इतनी आसानी से मेरी तिजोरी तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन मेरे घर में 10 नौकर हैं और सब एक से बढ़कर एक वफादार होने का नाटक करते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि असली चोर कौन है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, ये मामला तुम्हारे हवाले है, पता लगाओ कि चोर कौन है। भाग 2, बीरबल की जादुई युक्ति। बीरबल ने सेठ के घर के 10 नौकरों को दरबार में बुलाया। सभी नौकर डरे हुए थे। बीरबल ने सिपाहियों से कहकर समान लंबाई की 10 लकड़ी की छड़ियां मंगवाईं। ये सभी छड़ियां बिल्कुल एक जैसी थीं, न कोई छोटी न कोई बड़ी।
बीरबल ने हर नौकर को एक एक छड़ी दी और कहा, ध्यान से सुनो, ये कोई मामूली लकड़ियां नहीं है, ये जादुई छड़ियां हैं। आज रात तुम सब अपनी अपनी छड़ी लेकर अपने घर जाओगे और कल सुबह दरबार में वापस आओगे। बीरबल ने अपनी आवाज को रहस्यमयी बनाते हुए आगे कहा, जिस किसी ने भी चोरी की है उसकी छड़ी आज रात सोते समय अपने आप 2 इंच लंबी हो जाएगी, और जिसने चोरी नहीं की है उसकी छड़ी जैसी है वैसी ही रहेगी। सारे नौकर अपनी अपनी छड़ी लेकर चले गए। भाग 3, चोर का डर। नौकर अपने अपने घर पहुंचे। जो निर्दोष थे वे तो निश्चिंत होकर सो गए। उन्हें पता था कि उन्होंने चोरी नहीं की है तो छड़ी बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन असली चोर की हालत खराब थी। उसे रात भर नींद नहीं आई। वह सोचने लगा, अगर कल सुबह मेरी छड़ी 2 इंच बढ़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा, बादशाह मुझे कड़ी सजा देंगे। डर के मारे उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने सोचा, क्यों न मैं अभी ही इस छड़ी को 2 इंच काट दूं। अगर ये रात में 2 इंच बढ़ भी गई तो सुबह तक ये बाकी छड़ियों के बराबर ही दिखेगी, किसी को पता नहीं चलेगा। चोर ने तुरंत एक आरी उठाई और अपनी छड़ी को ठीक 2 इंच काट दिया। फिर वो सुकून से सो गया, ये सोचकर कि अब वो बच गया। भाग 4, दरबार में फैसला। अगली सुबह दरबार लगा। बीरबल ने सभी 10 नौकरों को कतार में खड़ा किया और अपनी अपनी छड़ी दिखाने को कहा। बीरबल एक एक करके सबकी छड़ियां देखने लगे। पहली छड़ी सामान्य थी, दूसरी सामान्य थी, तीसरी, चौथी, 5वीं सब बराबर थीं। जैसे ही बीरबल 7वें नौकर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि उसकी छड़ी बाकी छड़ियों से 2 इंच छोटी है। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत उस नौकर का हाथ पकड़ लिया और बादशाह से बोले, जहां पना, मिल गया चोर। यही है वो अपराधी जिसने सेठ के हीरे चुराए हैं। भाग 5, रहस्य का खुलासा। नौकर घबरा गया और कहने लगा, नहीं हुजूर, मेरी छड़ी तो छोटी है, आपने कहा था चोर की छड़ी बड़ी हो जाएगी। बीरबल ने हंसते हुए पूरे दरबार को बताया, जहां पना, ये कोई जादुई छड़ी नहीं थी, ये बस एक साधारण लकड़ी थी। ये रात में अपने आप नहीं बढ़ती, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। इस चोर ने डर के मारे कि छड़ी बढ़ जाएगी, इसे पहले ही काट दिया। इसे लगा कि ये चालाकी कर रहा है, लेकिन इसी डर ने इसे फंसा दिया। चोर के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और सेठ के चुराए हुए हीरे वापस कर दिए। भाग 6, न्याय और इनाम। बादशाह अकबर बीरबल की इस मनोवैज्ञानिक सूझबूझ से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम अपराधी के मन को पढ़ना जानते हो। सेठ करोड़ीमल ने अपना धन वापस पाकर बीरबल को धन्यवाद दिया और बादशाह ने चोर को कारागार में डालने का हुक्म दिया। कहानी की सीख, मन का चोर, अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसका डर और उसकी अंतरात्मा गिल्टी कॉन्शियंस ही उसे पकड़वा देती है। बुद्धि का प्रयोग ताकत से ज्यादा असरदार मनोवैज्ञानिक वार होता है। बीरबल ने बिना किसी सबूत के केवल अपराधी के डर का इस्तेमाल करके सच उगलवा लिया। ये रही उसी क्रम में अगली कहानी। चोर और जादुई छड़ियां वाले किस्से के बाद बीरबल की न्यायप्रियता पर लोगों का भरोसा और गहरा हो गया था। अब बीरबल के सामने एक ऐसा मामला आया जहां एक लालची सेठ ने शब्दों का ऐसा जाल बुना कि अच्छे अच्छे वकील भी चकरा गए, लेकिन बीरबल ने उसी के जाल में उसे फंसा दिया। कुएं का पानी, लालच पर बीरबल की चोट। भाग 1, किसान की फरियाद। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में जन सुनवाई कर रहे थे। तभी एक गरीब किसान रोता बिलखता हुआ दरबार में आया। उसका नाम दीनू था। दीनू ने बादशाह के सामने झुककर कहा, दुहाई हो महाराज, मैं लुट गया। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने पूछा, क्या हुआ, किसने तुम्हें धोखा दिया? किसान ने एक मोटे ताजे सेठ की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पना, ये सेठ धनपाल है। मैंने अपनी फसलों की सिंचाई के लिए इससे एक कुआं खरीदा था। मैंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी इसे दे दी। सौदा पक्का हो गया था, लेकिन क्या? अकबर ने पूछा। किसान ने रोते हुए कहा, लेकिन आज जब मैं उस कुएं से पानी निकालने गया तो इस सेठ ने मुझे रोक दिया। ये कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। अगर पानी चाहिए तो अलग से पैसे दो। भाग 2, सेठ की अजीब दलील। बादशाह अकबर ने हैरान होकर सेठ धनपाल की ओर देखा। सेठ, क्या ये सच है? क्या तुमने कुआं बेचने के बाद पानी देने से मना कर दिया?
सेठ धनपाल ने बड़ी धूर्तता से मुस्कुराते हुए कहा, जी जहांपना, मैंने बिल्कुल सही कहा। हमारे बीच जो सौदा हुआ था वो कुएं का था। कागजों में साफ लिखा है कि मैंने इसे कुआं ढांचा बेचा है, उसमें कहीं भी पानी का जिक्र नहीं है। सेठ ने अपनी बात आगे बढ़ाई। हुजूर, कुआं मेरा था, मैंने बेच दिया, लेकिन उसके अंदर जो पानी है वो तो मेरा ही है। मैंने पानी का पैसा थोड़ी लिया है। अगर ये मेरे पानी का इस्तेमाल करेगा तो ये चोरी होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सेठ की दलील तकनीकी रूप से सही लग रही थी, लेकिन नैतिक रूप से गलत थी। शब्दों के इस हेरफेर ने बादशाह को उलझन में डाल दिया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, ये सेठ तो शब्दों से खेल रहा है, अब तुम ही इस गरीब किसान को न्याय दिलाओ। भाग 3, बीरबल का पलटवार। बीरबल अपनी जगह से उठे और सेठ के पास गए। उन्होंने सेठ से पूछा, सेठ जी, क्या आप अपनी बात पर कायम हैं कि कुआं किसान का है और पानी आपका? सेठ ने अकड़ कर कहा, बिल्कुल बीरबल जी, 100% सच। कुआं उसका, पानी मेरा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे, आपकी बुद्धिमानी की दाद देनी पड़ेगी। लेकिन सेठ जी, यहां एक कानूनी गड़बड़ हो गई है। सेठ ने पूछा, कैसी गड़बड़? बीरबल ने जोर से दरबार में ऐलान किया, देखो, न्याय ये कहता है कि आप अपनी संपत्ति को किसी और की संपत्ति में बिना किराए के नहीं रख सकते। बीरबल ने सेठ की आंखों में देखते हुए अपना फैसला सुनाया। चूंकि तुमने खुद माना है कि कुआं किसान का है और पानी तुम्हारा है, तो तुम्हें किसान के कुएं में अपना पानी रखने का कोई अधिकार नहीं है। तुम किसान की जगह का इस्तेमाल कर रहे हो। भाग 4, लालची सेठ का अंत। बीरबल ने कड़क आवाज में हुक्म दिया, सेठ धनपाल, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं। या तो तुम अभी के अभी अपना सारा पानी उस कुएं से निकाल लो और उसे खाली कर दो, या फिर किसान के कुएं में अपना पानी रखने के लिए उसे हर दिन का किराया दो। बीरबल ने आगे जोड़ा, और हां, चूंकि तुम कल से अपना पानी उसके कुएं में रखे हुए हो, तो पहले कल का किराया चुकाओ, फिर आगे की बात होगी। अगर पानी नहीं निकाला और किराया नहीं दिया तो माना जाएगा कि पानी भी कुएं के साथ किसान का हो गया। भाग 5, न्याय की जीत। सेठ धनपाल का चेहरा पीला पड़ गया। वो समझ गया कि वो अपने ही बुने जाल में बुरी तरह फंस चुका है। कुएं से सारा पानी निकालना असंभव था और किराया देना उसे बर्बाद कर देता। सेठ तुरंत बीरबल और बादशाह के पैरों में गिर पड़ा। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, लालच ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। कुआं और पानी दोनों किसान के ही हैं, मैं कोई किराया नहीं मांगूंगा। बादशाह अकबर बीरबल के इस फैसले से बहुत खुश हुए। उन्होंने सेठ पर जुर्माना लगाया और वो राशि किसान को मुआवजे के रूप में दिलवाई। किसान खुशी खुशी बीरबल को आशीर्वाद देता हुआ अपने गांव लौट गया। कहानी की सीख, तर्क का सही उपयोग। कुतर्क यानी गलत तर्क को काटने के लिए उससे भी बड़े तर्क की आवश्यकता होती है। बीरबल ने सेठ के तर्क को ही उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया। जैसी करनी वैसी भरनी। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो अक्सर खुद उसमें गिर जाता है। ये रही उसी क्रम में अगली कहानी। कुएं का पानी वाले किस्से के बाद बीरबल की ख्याति पड़ोसी राज्यों में भी फैल गई थी। कई राजा बीरबल की बुद्धिमानी को परखना चाहते थे। ये कहानी एक ऐसी ही अनोखी चुनौती के बारे में है, जहां बीरबल ने बुद्धि को एक बर्तन में भरकर दिखाया। बुद्धि का मटका। भाग 1, लंका नरेश की चुनौती। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में श्रीलंका, कुछ कहानियों में इसे पड़ोसी राज्य बताया गया है, कि राजा का एक दूत आया। वो दूत बहुत ही चतुर और वाकपटु था। उसने दरबार में आते ही बादशाह अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहां पनाह, हमारे महाराज ने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम के बहुत बड़े बुद्धिमान है। हमारे महाराज ने एक अजीबोगरीब फरमाइश भेजी है। अकबर ने पूछा, कैसी फरमाइश, क्या चाहिए तुम्हारे महाराज को? दूत ने एक खाली मटका घड़ा आगे बढ़ाया और कहा, हमारे महाराज चाहते हैं कि आप इस मटके को बुद्धि यानी विजडम से भरकर वापस भेजें। शर्त यह है कि मटका पूरा भरा होना चाहिए और बुद्धि ताजी होनी चाहिए।
दूत ने आगे चेतावनी दी, अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो यह साबित हो जाएगा कि बीरबल की बुद्धिमानी केवल एक अफवाह है और आपको हमारे राज्य की अधीनता स्वीकार करनी होगी। भाग 2, बादशाह की चिंता। ये सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। बुद्धि कोई पानी या अनाज थोड़ी है जिसे मटके में भर दिया जाए, ये तो एक अमूर्त चीज है। अकबर ने झुंझलाते हुए कहा, यह कैसी बेतुकी मांग है? भला बुद्धि को मटके में कैसे भरा जा सकता है? दूत ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हम मान लें कि बादशाह अकबर के पास इसका कोई जवाब नहीं है? अकबर ने अपनी इज्जत बचाने के लिए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इस मटके को बुद्धि से भर सकते हो? बीरबल ने मटके को हाथ में लिया, उसे चारों तरफ से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जी जहांपना, बुद्धि तो बहुत है, लेकिन उसे इस मटके में भरने में थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे 1 महीने का समय चाहिए। दूत ने कहा, ठीक है, 1 महीने बाद मैं फिर आऊंगा, लेकिन याद रहे मटका खाली नहीं होना चाहिए। भाग 3, बीरबल की तैयारी। बीरबल वो मटका लेकर अपने घर चले आए। उन्होंने अपने नौकर को बुलाया और उसे अपने खेत में ले गए। खेत में कद्दू, पम्पकिन की बेलें लगी हुई थीं। उन पर अभी छोटे छोटे कद्दू के फल आ रहे थे जो आकार में बहुत छोटे थे, मुट्ठी के बराबर। बीरबल ने उस मटके को लिया और एक छोटे से कद्दू जो अभी बेल से जुड़ा हुआ था को बिना तोड़े बहुत सावधानी से मटके के अंदर डाल दिया। अब स्थिति ये थी कि कद्दू बेल से जुड़ा हुआ था, लेकिन वो मटके के अंदर था। बीरबल ने अपने माली को निर्देश दिया, इस कद्दू की अच्छी तरह देखभाल करो, इसे रोज खाद पानी दो, इसे मटके के अंदर ही बड़ा होने दो। भाग 4, बुद्धि का पकना। अगले 1 महीने तक वो कद्दू मटके के अंदर ही बढ़ता रहा। धीरे धीरे उसका आकार इतना बड़ा हो गया कि उसने मटके को अंदर से पूरा भर लिया। अब कद्दू मटके के मुंह से बाहर नहीं निकल सकता था, क्योंकि वो अंदर बहुत बड़ा हो चुका था। जब महीना पूरा हुआ तो बीरबल ने बेल को काट दिया। अब मटके के अंदर एक बड़ा सा पका हुआ कद्दू था जो मटके के आकार का ही हो गया था। बीरबल ने मटके के बाहरी हिस्से को साफ किया, उसे रंग रोगन से सजाया और उसके मुंह को कपड़े से ढक दिया। भाग 5, दरबार में तमाशा। तय दिन पर लंका का दूत फिर से दरबार में हाजिर हुआ। क्या बादशाह अकबर ने बुद्धि का मटका तैयार कर लिया है? दूत ने पूछा। बीरबल आगे आए। उनके हाथ में वही मटका था जिसे